आप सोचते हैं कि आप लोग कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं, कोई भी हवा में बहस करेंगे। आप जब बहस कर रही हैं तो यू शुड बी कॉन्शियस दैट व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग। अतः पुनः विभागीय जांच कर अपना अतः क्या होता है? कोई वीडियो क्लिप किसी ने कहीं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहीं हवा में से निकाल ली। आप कच्चे वाले हैं, दिक्कत में आ जाएंगे, आपको इधर लाना पड़ेगा एडवोकेट जनरल बनाकर। शरीफों के लिए आजकल कहीं जगह नहीं। दिस ऑर्डर इज नॉट एड्रेस्ड टू हिम, हाउ कैन ही फाइल अपील एंड हाउ दिस ऑर्डर बिकम्स अपीलेबल? सचिव को यह नहीं मालूम है कि वो क्या लिख रहे हैं। फिनिश। अब तो आप सुपरएनुएट हो गए, अब आपको टर्मिनेट कौन करेगा? बहुत बेसब्र है मुझे निकालने के लिए। Try to understand. I accept though it is not a correct argument. That's the end of the matter. अब नहीं सर, हो गया। सर एडवोकेट को भेज दीजिएगा, आप कच्चे वाले हैं, दिक्कत में आ जाएंगे। घुटा हुआ है, घुटा हुआ गवर्नमेंट एडवोकेट। तो आपको इधर लाना पड़ेगा एडवोकेट जनरल बनाकर। नहीं, शरीफों के लिए आजकल कहीं जगह नहीं। They sought time allowed to produce the service regulation or the provision whereby they can order de novo inquiry. बताइएगा। We sought to verify if there is a provision for de novo inquiry. It is not a case of de novo inquiry, in fact. Before the conclusion of the inquiry, we issued the impugn order. What is that impugned order? Lordship, it says there are two orders have been challenged, that is P6 and P11. Lordship, the P6 is 28th of November 2014. क्या लिखा उसमें? Lordship, it says it was issued by Prabandh Sanchalak Matsya Mahasangh. It says Vishantargat Karyalay. This was issued to the inquiry officer and presenting officer. It says विषयांतर्गत कार्यालय आदेश दिनांक सो एंड सो श्री नेम सिंह यादव सहायक प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय जांच संसाधित की गई थी। विभागीय जांच में प्रस्तावित आरोप के प्रमाणीकरण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से श्री कैलाश तिवारी क्षेत्रीय प्रबंधक को गवाह बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह नहीं थे। आपके द्वारा संदर्भित पत्र से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि आपके विभागीय जांच में अन्य गवाहों सो एंड सो जिसमें नाम है की गवाही कराई गई। सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुतकर्ता द्वारा नहीं कराए जाने थे। उक्त आधार पर विभागीय जांच प्रक्रिया दूषित हो गई है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना अन्य साक्ष्य क्यों कराए गए, इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। क्योंकि विभागीय जांच प्रक्रिया दूषित हो गई है। दैट वाज स्टिल पेंडिंग। पेंडिंग कैसे हो जाएगी? दैट वाज इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, इंक्वायरी ऑफिसर फंक्शंस ऑफिशियो हो गया। एक मिनट के लिए बताइएगा ना, वो सिर्फ पेंडिंग इसलिए थी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जांच की रिपोर्ट से असहमति जता के कारण लिख के आदेश पारित कर सकता था। वो चाह रहे थे कि उनको ऐसी फाइंडिंग मिल जाए जिससे हमारा डिसमिसल किया जा सके। Lordship, it was presented on 24th of April 2015. क्या? That report. Which report? Inquiry report. नहीं तो ये इन्होंने क्या एंटिसिपेशन में लिख दिया, इसको फिर से पढ़ लीजिए ना। 28 नवंबर का है। नहीं, इन्होंने ये जो 28 नवंबर को लिख रहे हैं, बाद में लिखा, ये लिख रहे हैं सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना अन्य साक्ष्य क्यों कराए गए, अपना स्पष्टीकरण। ये तो इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए हो गया। आगे पढ़िएगा। चूंकि विभागीय जांच प्रक्रिया दूषित हो गई है। लॉर्डशिप, अतः पुनः विभागीय जांच कर अपना अतः क्या होता है? Therefore. नहीं, अतः therefore नहीं होता है। पुनः क्या होता है? पुनः therefore रिफ्रेश to start afresh। ये पुनः का कहाँ प्रावधान है? बस इतना बता दीजिए। पुनः का सीसी रूल्स में बता दीजिए। लॉर्डशिप, इन आवर डिपार्टमेंट अलग से रूल्स नो सच आपके यहाँ नहीं है ना, खत्म हो गया बात। Lordship, but my submission is I have a twofold submission that this order was appealable, that I have taken ground in my this order is not addressed to him. How can he file appeal against this order? वो सर 28 नवंबर 2014 को प्रावधान भी देख लें। अपील की जिस अभी पहले तो बेसिक्स पे तो क्लियर कर लें। जो P11 है, नहीं, P6 में पहले क्लियर करिए। यह आदेश अपीलेबल है, इसकी प्रतिलिपि कहाँ दी गई है आपने इनको, नेम सिंह जी को? अपील तो आदमी उस कागज की करेगा जो उसको दिया गया है। आप जब बहस कर रही हैं तो यू शुड बी कॉन्शियस दैट व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग शुड बी मेड आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड। हाउ दिस ऑर्डर P6 इज अपीलेबल, नाउ यू एक्सप्लेन इट।
Lordship, this was not addressed to Name Singh Yadav. I agree. Then how this order becomes appealable? Lordship, the other order, they were Which order? Which is the other order? P11. P11. चलिए वो देखते हैं. That was addressed to him. जी. Lordship, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? ये ऑर्डर अपीलेबल है, बताइएगा. 1966 में पुनः जांच करने का जो आदेश है वो अपीलेबल है. अपील का प्रावधान सेक्शन रूल 23 में है. रूल 23 पढ़िएगा. सर ये इनका अलग से रेगुलेशन है, सेपरेट 37 में है. नहीं, इनके एमडी को, सचिव को ये नहीं मालूम है कि वो क्या लिख रहे हैं. वो यहाँ खुद लिख रहे हैं कि 1966 में अपील जो है वो जांच संशोधित की गई थी. पढ़िए ना P11 पेज 58 पर. श्री नेम सिंह यादव सहायक प्रबंध लेखा के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 66 के अंतर्गत कार्यालय आदेश दिनांक so and so से विभागीय जांच संसाधित की गई जाकर. कहाँ ये आदेश? 23/5/2012. इन्होंने इनिशियली जो चार्जशीट जारी की उसमें मध्य प्रदेश सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन अपील रूल्स के अंतर्गत कर रहे हैं. सब्सिक्वेंटली उसको अमेंडेड करके कर दिया कि हम अपने महा संघ के नियमों के अनुसार अमेंडमेंट कर रहे हैं. I'll just point out. Bullet में kindly see annexure P2 bullet. P2, just a minute. P1 is the order whereby the inquiry was ordered. P1 at page 17. Yes, page 17. Then bullet में kindly turn to annexure P2 which is at page 18 my lord. P1 is the charge sheet bullet and P2 में सर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि ये पहली 2-3 लाइन प्रबंध संचालक सो के आदेश के अनुसार नेम सिंह यादव तत्कालीन सहायक प्रबंधक के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधान के अंतर्गत की गई है. देन बुलेट में काइंडली टर्न टू एनेक्सर E4 which is at page 20. एंड विच सेज बिलो कार्यकालीन आदेश दिनांक 23/5/12 में उल्लेखित पैरा 2 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 को विलोप करते हुए उसके स्थान पर मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ कर्मचारी सेवा नियम की कंडिका 15A प्रतिस्थापित किया जाता है. बताइए कहाँ है आपके इसमें मत्स्य अधिनियम? इन्होंने वो लगाया है सब. काइंडली सी द रिटर्न अलोंग विद रिटर्न ब्लॉट दे हैव फाइल्ड रेगुलेशन 37. ये देखते हैं रिटर्न 2-2.5 करने का आंसर उसमें रेगुलेशन लगाया था. रेगुलेशन 37 पढ़ी. मैं रीड करूं. औपचारिक कर्मचारी दिए गए दंड के विरुद्ध आदेश पारित होने की तिथि में 45 दिन के निम्नलिखित अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा. तो अपील ओनली प्रिस्क्राइब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट. बताइए मैडम, ये आर्गुमेंट के बारे में क्या करना है, कहना है? आप सोचते हैं कि आप लोग कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं, कोई भी हवा में बहस करेंगे? Lordship, actually we have adopted the we made our rules for the inquiry. वो तो मालूम है, वो तो अब समझ में आ गया. Lordship, and de novo inquiry can be ordered in the. हाँ है, किस रूल में है आपके बताइए. Lordship, there is no provision as such for the de novo inquiry. Finish. One more thing मैं इसको खत्म ही तो कर रहे हैं हम, आपकी पिटीशन अलाउ कर रहे हैं. मैं आपको एक ग्राउंड और सप्लाई कर रहा हूँ. जी. The reason which has been assigned for the rejection of the inquiry report is that the presenting officer seeking permission from the inquiry officer presented additional witnesses. But kindly see regulation 17, which itself permits that this can be done. इन्होंने फाइल नहीं किया होगा. पढ़ देता हूं सर. नियुक्त अधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जांचकर्ता अधिकारी स्वविवेक से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसे साक्ष्य जो कर्मचारी की दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा या तत्स्वयं नवीन साक्ष्य मांग सकेगा. There is no provision that the presenting officer is required to seek prior permission from the competent authority. जी. Absolutely nothing. May I just pass on to my lord? जी. Lordship, it says नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने, नॉट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. क्या आवश्यक प्रतीत हो तो जांचकर्ता अधिकारी. हियर दी नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से पढ़िएगा 17. लॉर्डशिप
नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जांचकर्ता अधिकारी स्वविवेक से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसे साक्ष्य जो कि कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा या वह स्वयं नवीन साक्ष्य मांग सकेगा. दैट वाज फॉर द नियुक्ति प्राधिकारी, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. नियुक्ति प्राधिकारी के लिए नहीं है. He is appointed by the नियुक्ति प्राधिकारी. He is representing but he is supposed to be independent. But apart from that, kindly appreciate just a minute. The management representative is nothing but the representative of the Niyukti Adhikari. And whatever action he takes, it is presumed that she is doing under the authority conferred by the Niyukti Adhikari. And Rule 17, Regulation 17 very specifically says, until or unless the case is closed by the Niyukti Pradhikari, means before closure of the management case, my lord, permission can be granted, and this is precisely the case wherein the permission has been sought by the management representative, my lord, before the closure of the case, and then the permission has been accorded. Virtually, my lord, they are bent. Virtually, they are bent upon to terminate me, my lord. And therefore, my lord, when the persons have been examined, when this proposal was made by the management representative that he wants to lead additional evidence. आप सुपरएनुएट होगा, आपको टर्मिनेट कौन करेगा? सर अभी 30 मार्च तक निकाल देंगे लोग. बहुत बेसब्र है. फाइनल हियरिंग पे आया सर, ये स्टे एडमिटेड था. बहुत बेसब्र है मुझे निकालने के लिए. लॉर्डशिप, इट्स नॉट द केस. मेरे ख्याल से मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है सर? छोटा सा एलिगेशन है कि एक कोई वीडियो क्लिप किसी ने कहीं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहीं हवा में से निकाल ली, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति मछुआरों को हड़ताल करने के लिए भड़का रहा है. Nobody identified my voice. No scientific evaluation has been done. Neither they sought my sample nor they got it tested by anyone. But they are bent upon to terminate me. Therefore, it is the entire exercise is being carried out, and that is perceptible by the very fact or the tenor of the order which is recorded. कि आपने इन लोगों को क्यों लिखा है? Apart from that, my humble submission, assuming for a moment, there are 3 witnesses. All have turned hostile. Nobody supported the case of the management. Assuming 2 additional witnesses have been examined, you just take away their evidence. Can you, on the basis of the witness you cited, and that is not the case before us. Exactly. But even that, I'm talking of the extreme situation. Lordship, what my learner Sina has pointed out that the Rule 17 says Niyukti Pradhikari ki or se, on the behalf of the Niyukti Pradhikari, and they are not represented. They are the 3 independent officers that those who are appointed. Here the कहीं लिखा है क्या कि नियुक्ति प्राधिकारी के अलावा एक्चुअली इसमें होना चाहिए था अनुशासन, आपके रूल्स ही डिफेक्टिव हैं. Lordship, that is मतलब I cannot help it in that. आप ही लोगों की एडवाइस पर तो बनते हैं. Lordship, it's way before I started the practice. नहीं, आप लोगों से मतलब आपसे नहीं है, मतलब आप जैसे वरिष्ठ मतलब विधिविद हैं, उनके कहने में बनता. नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने. लॉर्डशिप में नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जांचकर्ता अधिकारी स्वविवेक से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसे साक्ष्य जो कि कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था नहीं किया गया था पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा. Now there are 2 issues. Now I'll explain it to you. Probably you will understand it. आपने साक्ष्य सूची में आपके ये P6 में कह रहे हैं आपके सचिव मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है कि एक गवाह का नाम दिया था. ठीक है. Presuming for a minute that Rule 17 को हम आपके भाषा में पढ़ते हैं for a minute, ठीक है, तो ये 2 गवाह तो जो है उनकी अनुमति से नहीं किए गए नियुक्ति प्राधिकारी के, उनकी एविडेंस को आप हटा दीजिए. आप जो एक गवाह आपने प्रस्तुत किया था उसकी एविडेंस में अगर चार्ज बनता है तो आप कार्रवाई कर लेते. आपने क्या कह दिया कि 2 उसकी एविडेंस से तो चार्ज प्रूव हुआ नहीं जो आपका गवाह था, तो आपने कहा 2 गवाह जो और किएगा उससे जांच कैसे दूषित हो जाएगी. Try to understand. Even if I accept, though it is not a correct argument, hypothetically, that even inquiry officer or the presenting officer were not entitled to produce 2 more witnesses. I accept it. ठीक है, तो उनको हटा दीजिए उनकी एविडेंस. जो गवाह प्रोसिक्यूशन था उसकी गवाही पढ़ लीजिए आप. They should have done this. I understand. That's the end of the matter. अब नहीं सर, हो गया. श्री अजय मिश्रा, learned senior advocate, assisted by श्रीमती निकिता कौरव, Miss Nikita Kaurav, learned counsel for the petitioner. आपका शुभ नाम बताइए. गुंजा रसूल.
Gunja Rasool. Miss Gunja Rasool for the respondent number 1 and 2. Next. This writ petition under Article 226 of the Constitution of India is filed, being aggrieved of order dated 1/4/2015, passed by respondent number 2. So also order dated 27/28 November 2014, passed by the managing respondent number 1, whereby a de novo inquiry is sought to be established against the petitioner. Next paragraph. Reading order dated 28 November 2014, passed by the respondent number 1, learned senior advocate points out that in the inquiry which was instituted against the petitioner, wide order dated 23/5/2012, annexure P1, there was a mention of Madhya Pradesh Civil Services within bracket classification, control and appeal with bracket close rules 1966. Full stop. Thereafter, wide order dated 1/12/2012, a correction was made and it was directed that instead of CCA rules, inquiry be deemed to have been instituted under para 15 within bracket A of Madhya Pradesh Matsya Mahasangh Karamchari Seva Niyam. Next para. Thereafter, an inquiry report was submitted by the inquiry officer. क्या डेट है इसकी? 24/4/15. नहीं मैडम, पहली इंक्वायरी रिपोर्ट की डेट कहाँ है? जिसके बारे में आपके प्रबंध संचालक ये लिख रहे हैं, प्रबंध संचालक P6 में, उसकी डेट क्या है? सर तब तक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई. अच्छा चलिए, हम उसका भी जवाब दे देंगे. क्या लिखा? देयर आफ्टर ऑन 28 नवंबर 2014, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन डायरेक्टेड दैट सिंस विटनेसेस. उस पर कोई डेट नहीं डली सर. किसमें? उस पे जो 24/4/15 जो मैम पढ़ रही हैं, वो बेसिकली हमने सूचना के अधिकार के तहत जो प्राप्त की उसकी डेट है वो. जी जी. क्या लिखा? नहीं सॉरी, ऐसा लिखिए. देयर आफ्टर an inquiry report as contained in annexure P5 was produced by the inquiry officer exonerating the petitioner. Full stop. This report was obtained by the petitioner under Right to Information Act and was supplied to him on 24 April 2015. Next. After taking into consideration said inquiry report, managing director of the Matsya Mahasangh decided to order for de novo inquiry. Full stop. It is submitted that this de novo inquiry is not permissible, and thereafter order annexure P11 dated 1st April 2015 was issued directing the inquiry officer to file inquiry report expeditiously. Next para. Petitioner's contention is that such de novo inquiry is not permissible under the regulations and therefore impugned orders annexure P6 and P12 being contrary to the rules and regulations deserves to be quashed and be set aside. P11, P6 and P11 being contrary to the record and the regulations be set aside. Next para. Ms. Gunja Rasool in her turn submits that order annexure P6 is not an order for de novo inquiry. Full stop. It was passed when the inquiry was still pending. Full stop. It is further submitted that
petitioner should have filed appeal against this order dated 28 November 2014. Full stop. It is submitted that there is no illegality in the said order. Full stop. Next para. At this stage, Shri Ajay Mishra has read Regulation 17, which reads as under. ये flag लगा हुआ है, पूरा 17 कोट कर दीजिएगा. Next para. He further reads Regulation 37, which deals with appeal and points out that appeal is maintainable only against the order of punishment and not against an internal communication made by the managing director as contained in Annexure P6. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, comma, it is evident that first submission made by Ms. Gunja Rasool that inquiry was pending and no inquiry report was submitted before the managing director when order dated 28 November 2014 Annexure P6 was issued is factually incorrect. Managing director has noted as under. ये पेज 51 पर जहां मैंने निशान लगाया उतना पैरा कॉपी कर दीजिए.